ओके। आज मैं आपको एक लाइट से रिलेटेड क्वांटिटी बताने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे लाइट के बारे में। जैसे लाइट एनर्जी का फॉर्म है, लाइट वेव फिनोमेनन है, और विजुअल लाइट जिसकी वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम मिनट से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम मिनट तक वैरी करती है। यह लाइट हमारी आंखों को, माने सेंस ऑफ विजन को स्टिमुलेट करती है, क्योंकि हम इसी के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए वेव फिनोमेनन, a visible light of wavelength ranging from 3900 angstrom minute to 7800 angstrom minute stimulate our sense of sight। सेंस ऑफ साइट जो हमारी आंखें हैं वो सेंस ऑफ साइट है। ओके, इसके बाद एक और हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे सब्सटेंसेस जिस पर हम लाइट अगर डालें तो लाइट को अपने से पास होने दें और काफी कम स्कैटरिंग हो, काफी कम एब्जॉर्प्शन हो और विजिबिलिटी को क्लियर कर दे, वैसे सब्सटेंसेस को हम कहा करते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। ओके, तो दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट or to pass through them with minimal कम से कम minimal scattering, minimal absorption and enabling a clear visibility are called transparent substances। ऐसे substances को हम transparent substances कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास और कलरलेस वाटर है। ओके, इसके बाद चूंकि हम लोग हेडिंग दे चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो एक्चुअली सब्सटेंसेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, यहां तक कि उसके लाइट की वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है, यहां तक कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, वेवलेंथ एंड ऑप्टिकल डेंसिटी एंड इज डिफाइंड एच। और इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, जो रेशियो वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum, velocity of light in vacuum are to the velocity of light in a medium. That is absolute a refractive index of a medium, mu m is equal to हो जाएगा c by cm, where c is velocity of light, in vacuum upon velocity of light
velocity of light in a medium, in a medium, in a medium जो कि ट्रांसपेरेंट है. ओके, ये रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. इसके द्वारा अगर आप चाहें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल सकते हैं, और यहां से कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम mu cm equal to c by mu m. Here this is velocity of light in vacuum and here this is refractive index of the medium. ये velocity of light है किसमें? तो मीडियम में. हो सकता है इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का एक स्लैब है आज जिसकी थिकनेस टी है या डी है. ओके, थिकनेस डी है. हम चाहते हैं कि लाइट जो रे है, रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, इसको इसे पार करने में कितना समय लगेगा, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा. हो सकता है कि आपको नीट कर दे, हो सकता है आपको इंजीनियरिंग में कर दे, हो सकता है कोई जनरल कॉम्पिटिशन्स में कर दे. तो इस केस में आपको क्या होना चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए और इसमें वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो हम काम कर सकते हैं. तो यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं, यहां पर मैं अगर आपसे कह दूं कि if a dBd, if d a bd, if dBd a thickness of be the thickness of the slab of a transparent medium, transparent substance of refractive index mu m, refractive index mu m, then a time taken by light, then time taken by light to pass this slab, to cross this slab will be t equal to d by cm. क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस स्पीड और v इक्वल टू हुआ करते हैं s बाई टी के, इसलिए t बराबर हो जाएगा s बाई v. ओके, अब अभी मैं आपसे कह चुका हूं कि सिंस if d be the thickness, of the slab of a transparent substance of refractive index mu m, then time are taken by light to cross this slab will be t equal to t for time d by cm, where d is a thickness of the slab. ओके, अब अभी थोड़ी देर के पहले हम लोग कह चुके थे कि सिंस म्यू एम बराबर हुआ करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बराबर हुआ करता है सी बाई सी एम के, इसलिए सी एम बराबर हो जाएगा
Cm बराबर हो जाएगा C बाई म्यू एम के। अगर इस पैरामीटर को हम यहां पर पुट कर देते हैं, इसलिए T बराबर हो जाएगा D बाई सी, ये ऊपर चला जाएगा इनटू म्यू एम। हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन कर दे, किसी एग्जाम में क्वेश्चन कर दे, वेयर D is thickness of the slab and mu m is refractive index of the medium and C is velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके हाथ में आ रहा है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिसकी मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी थी। तो उसका अगर हम एग्जांपल दें तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 absolute a refractive index of a glass is 3/2। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक्चुअली है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, ये क्या बताता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो हम एक एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं, इसे और क्लियर हो जाएगा कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इज 3 into 10 to the power 8 meter per second। What will be the velocity of light in a glass slab, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको दे रहा हूं 3/2। ओके, ठीक है ना। अभी हम थोड़ी देर के पहले आपसे कह चुके हैं कि सिंस म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल ऑफ ए सब्सटेंस को आपने कहा था कि C/Cm, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass, C in glass, ये बराबर हो जाएगा C बाई म्यू ऑफ ग्लास, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास अवेलेबल है, दिया है मैंने आपको 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और y हो जाए किसके 3/2। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कम है। इसका मतलब है कि जब लाइट वैक्यूम से ग्लास में इंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम जाएगी, वेलोसिटी कम जाएगी। ओके, अगर सिमिलरली हम आपसे कह दें, सिमिलरली हम आपसे कह दें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर यानी C इन वाटर, ये सिमिलरली कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारे पास है 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम आपको बता चुके हैं 4/3। इसको हटा देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 9/4
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर में कम है, ज्यादा है, और ग्लास में कम है। वाटर में ज्यादा है, ग्लास में कम है। वाटर में ज्यादा है, ग्लास में कम है। इससे हम एक सेंटेंस कहने की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज, दोनों से आप ला सकते, कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज ग्लास इज ऑप्टिकली, glass is optically denser than that of water, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। और यहां से कह सकते हो वाटर इज ऑप्टिकली rarer. Water is optically rarer in comparison to the glass. तो वाटर ऑप्टिकली रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि उसमें वेलोसिटी ज्यादा है। और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है क्योंकि उसमें वेलोसिटी कम है। इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a substance, of a transparent substance, refractive index of a transparent substance describes how fast light propagates through the transparent medium. इसका मतलब है कि एकदम क्लियर कर लो कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयर है। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर किसी सब्सटेंस में लाइट अगर फास्ट चलती है और किसी में लाइट स्लो चलती है, तो जिसमें लाइट फास्ट चलती है वो सब्सटेंस रेयर हो जाएगा ऑप्टिकली, और जिसमें स्लो चलती है वो सब्सटेंस ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि किसी सब्सटेंस में लाइट जो है वो कितनी फास्ट चल रही है। तो इसका मतलब है कि आपको एक काम, आपने तो एक बात समझ ही ली है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है, जैसे मैंने कहा कि वेवलेंथ से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफेक्टेड है। तो जैसे याद करो पुरानी बातों को कि आपने कहा था कि जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड v इक्वल टू हुआ करता है एन लैम्डा, जहां पर v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, एन फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहां पर हम एयर भी ले सकते हैं, c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, where nu is frequency and lambda is wavelength, where nu is frequency
एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें है? वैक्यूम में है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब ध्यान दीजिएगा कि सिंस फ्रीक्वेंसी is the characteristic of light source, और यहां पर कह सकते हो वेव सोर्स। Since frequency is the characteristic of light source or wave source, and so remains unchanged, on the passage of light, from one medium into the another medium। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको निगाह में रखिएगा। ये एक बार लाइट का इसमें साउंड से भी IIT वालों ने किया था, हो सकता है उसको लाइट से कर दे। जैसे उसमें क्वेश्चन था कि लाइट यानी साउंड सोर्स है जो पानी के अंदर है और 600 हर्ट्ज की वेव्स को निकाल रहा है। एक ऑब्जर्वर पानी से बाहर खड़ा हुआ है, तो आपसे पूछा गया था, IIT वालों ने पूछा था कि जो ऑब्जर्वर बाहर है उसको किस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी? उसको 600 हर्ट्ज की ही साउंड सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव सोर्स। जब तक हम वेव सोर्स को चेंज नहीं करेंगे, जैसे हमारे गले से जो आवाज निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी निश्चित है। अगर हम गले को दबा दें तो आप देख रहे हो कि मेरी फ्रीक्वेंसी इफेक्टेड हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव सोर्स एंड सो रिमेन्स अनचेंज्ड। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अभी थोड़ी देर के पहले आप कह चुके हो कि सिंस म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, ये इक्वल टू हुआ करता है C/Cm, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसलिए म्यू एम बराबर हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा बाई न्यू इंटू लैम्डा एम। क्योंकि आप देख चुके हो कि वैक्यूम में जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मीडियम में रहनी है, जिसको हम काट सकते हैं तो यहां से हो जाएगा लैम्डा बाई लैम्डा एम। Here this is the wavelength of light in vacuum and here this is the wavelength of light in a medium। इसका मतलब है कि that is lambda m, ये बराबर हो जाएगा lambda by mu m। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो लाइट की वेवलेंथ है वो घट जाएगी, है ना। जब भी कोई लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है अब वैक्यूम से किसी मीडियम में इन करेगी तो उसकी वेवलेंथ घटकर लैम्डा एम हो जाएगी, जो कि बराबर होगी लैम्डा बाई लैम्डा एम के। जैसे इस पर भी अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार देख लीजिए, बातें अच्छी हो रही हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपने कहा कि एन लैम्डा, वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। आपने कहा कि सिंस फ्रीक्वेंसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? लाइट सोर्स की, इसलिए तब तक नहीं चेंज होगी जब तक हम सोर्स को चेंज नहीं करें। इसका मतलब है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है
तो फ्रिक्वेंसी पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आईटी वालों ने किया कि एक साउंड सोर्स पानी के अंदर है जो 600 हर्ट्ज की वेव्स को निकाल रहा है और ऑब्जर्वर पानी से बाहर है, तो ऑब्जर्वर को 600 हर्ट्ज की ही वेव सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वेव का जो सोर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। जब तक सोर्स का आप नहीं चेंज करेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि सी बाई सी एम को हम लिख सकते हैं न्यू लैम्डा बाई न्यू लैम्डा एम। लैम्डा से न्यू कट जाएगा, लैम्डा बाई लैम्डा एम। इसका मतलब है कि वेवलेंथ मीडियम में बराबर हो जाएगी किसके? लैम्डा बाई म्यू एम की। अगर इस पर भी हम एक एग्जांपल आपसे कहें फॉर एग्जांपल, तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आओ ए लाइट रे, light ray are passing through air, passing through air, has a wavelength, 6,000 angstrom unit. 6,000 angstrom unit. 6,000 angstrom unit. When this wavelength, when light ray passes through a glass slab, this wavelength, when light ray passes through glass slab, will be glass slab. यहीं पर हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। 3/2 विल ओके, एकदम इजी है। अभी आपने कहा है कि सिंस सामने रखा हुआ है, सिंस लैम्डा एम इज इक्वल टू सी ए लैम्डा बाई म्यू एम, इसलिए wavelength of a ray of light in glass, wavelength of light in glass, lambda in glass equal to lambda in air 6,000 angstrom unit y 3/2, ये इक्वल टू हो जाएगा 4,000 angstrom unit। इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी घट चुकी है, वेलोसिटी भी घट चुकी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ऐसा भी कॉमन क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि वैक्यूम में अगर वेलोसिटी c है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा है, यही लाइट रे अगर किसी मीडियम में पास करती है जिसमें उसकी वेलोसिटी c डैश है, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है और वेवलेंथ लैम्डा डैश है, आसानी से कह सकते हो कि c डैश बराबर हो जाएगा c बाई म्यू के। लेकिन न्यू डैश बराबर हो जाए किसके? न्यू के, और लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा c बाई लैम्डा, c बाई म्यू। हो सकता है किस नेचर का भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो सारी की सारी बातें बिल्कुल इजी हैं। आपने कहा कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी,
अगर एयर से डेंसर में जाती है तो वेलोसिटी घट जाएगी। इसी को आपने ऑप्टिकली डेंसर कहा और इसी को आपने ऑप्टिकली रेयर कहा है। और ये भी जानते हो, आप कह चुके हो कि सी बराबर हुआ करता है न्यू लैम्डा, और न्यू के बारे में आपने कहा कि कोई चेंज नहीं होता है। तो आप दिमाग से सोच सकते हो कि अगर लैम्डा, अगर वेलोसिटी घटेगी तो लैम्डा भी घट जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि एयर में 6000 है और जबकि ग्लास में कितना, अब 4000 है। एयर को भी हम वैक्यूम की जगह यूज कर सकते हैं। कारण है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का बहुत कम है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of air at STP is 1.000 1.0029 1.0029 बहुत कम है। इसलिए कभी कभी आप एयर की जगह, वैक्यूम की जगह एयर भी ले लेते हैं, जो कि काफी कम है। इसको हम हटा सकते हैं, बंद हो जाएगा। ओके, अब एक छोटी सी बात और हम लोग डिस्कस कर लें कि अगर हम कुशी को याद करते हैं, भाई कुशी फॉर्मूला, कुशी CAUCHY बाई कुशी इक्वेशन, भाई कुशी इक्वेशन म्यू बराबर हुआ करता है A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाई लैम्डा की पावर 4। एक बार इसको एम्स ने भी किया है, केवल कुछ नहीं किया है, इसको ऐसे लिख दिया है A प्लस B इंटू लैम्डा की पावर 2 प्लस C इंटू लैम्डा की पावर -4, वेयर A, B and C are constants। ये कुछ इक्वेशन है जिसमें उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के साथ रिलेट किया है, सिलेक्ट किया है, यानी A प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4। और अगर इसको देखा जाए तो इस बात को आप निश्चित कर सकते हो कि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो यहां पर आराम से कह सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन it is clear that smaller the wavelength, greater will be refractive index। इसका मतलब है कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। जिसकी वेवलेंथ कम है उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। हम इसको हटा सकते हैं, हटा रहे हैं। हम जानते हैं कि सिंस जिसको आप याद भी कर सकते हो VIP GYORC, जिसको हिंदी में कहा करते हैं वैनी पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। Since lambda for violet ये 39 strongest luminate है, is less than lambda for indigo, is less than lambda for blue, is less than lambda for green, is less than lambda for yellow, is less than lambda for red, जिसकी वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। ये एक बार नीट वालों ने किया था कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम यूनिट किसकी है, तो रेड कलर की है। कितना इजी क्वेश्चंस कभी कभी हो जाते हैं।
ठीक ना। और ये कभी कभी, जैसे एक बार अनुपम खेर का एक ये था जिसमें उन्होंने पूछा था कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, आपको बताना था, और उन्होंने कहा था कि हम आपको एक गोल्ड कॉइन देंगे। तो उसमें अगर इसको याद कर लेते हो तो सातों कलर आपके पास हैं, ठीक है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, और एक और है बीच में छूट गया है, ऑरेंज। ऑरेंज। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए म्यू ऑफ वायलेट is greater than that of mu of indigo, is greater than mu of blue, is greater than mu of green, is greater than mu of yellow, is greater than mu of orange, is greater than mu of red। यानी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का है। और यही कारण होता है कि अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में अगर डेविएशन हुआ करता है म्यू -1/a, तो लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है और सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड का होता है। और यही कारण है कि प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो अपने 7 रंगों में टूट जाती है, 7 रंग में टूट जाती है। बहुत अच्छी बात हो गई ये भी। अब आपको याद है, अभी थोड़ी देर के आप पहले कह चुके हो कि सिंस cm वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ये बराबर हुआ करता है CY/μm के, CY/μm। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें वेलोसिटी कम होगी, इसलिए यहां से कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर ये कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ इंडिगो कलर इससे कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ ब्लू कलर ये कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ ग्रीन कलर ये कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ येलो कलर ये कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ ऑरेंज कलर, और ये कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ रेड कलर। ये भी क्वेश्चन टी बेस्ट बन सकता है, बन जाता है कि दैट इज रेड कलर हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। जब आपसे नीट ये पूछ सकता है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो हो सकता है ये कर दे कि किसकी वेलोसिटी, किस कलर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। और यही कारण है कि अगर कोई आपसे कहता है कि भाई हमारे पास एक स्लैब है ट्रांसपेरेंट में, ग्लास का एक स्लैब मान लो, एक ग्लास का एक स्लैब है और यहां पर एक लाइट सोर्स है, व्हाइट लाइट सोर्स है जिससे 7 कलर्स निकलते हैं, ये लाइट सोर्स है। और आपसे कोई कह दे कि बताओ कि सबसे पहले कलर आपको कौन सा दिखाई देगा, तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, रेड कलर की है। फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन आपकी जेब में आ रहा है। यहां पर सबसे पहले रेड कलर अपीयर्स फर्स्ट, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इस बात को निगाह रखिएगा कि जिस कलर की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। ओके।